हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि बिहार वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित राज्यों में शामिल है और बिहार का चर्चा में बने रहने का कारण है बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हालांकि इसके पीछे राजनीति भी बहुत अधिक गरमाई हुई है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए ये बताया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा और बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत सभी लोगों को फिर दोबारा अपना नाम इस मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। हालांकि जिस समय प्रक्रिया की बात आई तो प्रक्रिया की बात करते हुए हमें इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि देखिए जी, हम लोग प्रक्रिया को दो अलग अलग रूपों में बता रहे हैं कि आप कैसे पालन कर सकते हैं। तो इस दौरान जो मुख्य आधार बनाया गया वो आधार बनाया गया 2003 का इलेक्टोरल रोल। अब इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि देखिए, दरअसल अब जितने भी लोगों को आगामी चुनावों के लिए अपना नाम मतदाता सूची में चाहिए, अब उसका मुख्य आधार हम 2003 का इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि देखिए, जितने भी लोगों का नाम या जिनके परिवारों का नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में शामिल था, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए किसी भी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हम लोग फिर दोबारा से बिहार के इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लेंगे। उन्हें हम बिहार का स्थानीय निवासी भी मानेंगे और उनकी आयु को भी हम लोग प्रमाणित कर लेंगे और उसके आधार पर उनको वोटर ID कार्ड इशू करते हुए आने वाले चुनावों में मतदान की अनुमति रहेगी। लेकिन इस दौरान अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। आप केवल और केवल इलेक्टोरल रोल से जहां आपका नाम था, केवल आप वो स्लिप लेके आ जाइए और इसी को ही हम लोग वैलिड मानेंगे और इसी के आधार पर हम स्वीकार लेंगे कि आप बिहार के ही स्थानीय निवासी हैं। लेकिन अब यहां समस्या उन लोगों के लिए थी जिनके परिवारों के या जिनके स्वयं के नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में पूछा गया कि उन सभी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने यहां बताया कि देखिए, जिनके नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं है, उन लोगों के लिए हम 11 डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बता रहे हैं। आपको क्या करना है, 11 डॉक्यूमेंट का एक सेट फॉलो करना है और 11 डॉक्यूमेंट्स के सेट में से जो डॉक्यूमेंट आपके पास है आप जमा कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको कंसीडर करेंगे कि आप बिहार के राज्य के ही निवासी हैं और हम ये देखेंगे कि भाई बिहार राज्य के निवासी होने के साथ साथ आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए और आपको आने वाले चुनावों में मतदान की अनुमति होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि देखिए, इन सभी कार्यों को करने के पीछे का एक बड़ा रीजन ये है कि देखिए, बीते 22-23 वर्षों में बिहार में एक बड़े स्तर पर पलायन हुआ है और बाकी अलग अलग अनेक क्षेत्रों से आकर लोगों ने बिहार में रहना शुरू किया है। अब ऐसी स्थिति में एक हम लोग पहलू ये भी देखते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से या फिर हम कहें कि इलेक्टोरल रोल से हटाया नहीं गया है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने 18 वर्ष की उम्र भी प्राप्त कर ली है और उनका नाम भी इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हम इस मतदाता सूची का या इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण करें। उसकी शुद्धि करते हुए उन सभी नामों को हटा दें जिन नामों का इस सूची में होना जरूरी नहीं है और उन नए नामों को शामिल करें जो इस सूची में होने चाहिए और आने वाले चुनावों में वो मतदान करके सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे। यानी कि पूरी तरह से हम एक अच्छी मतदाता सूची तैयार करना चाहते हैं। इसी वजह से ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। अब पूछा गया, प्रक्रिया तो बहुत ज़्यादा जटिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब दरअसल इसकी वजह से पूरे की पूरी राजनीति भी गर्म आ गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक राजनीतिक मामला है और सरकार बहुत सारे लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर कर देना चाहती है जिसके बाद चुनावों को प्रभावित किया जा सके। और बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये वाली बात भी मानी कि बिहार में अनेक लोगों के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने की स्थिति में वो नहीं है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन को अपने रूल्स थोड़े बदलने चाहिए क्योंकि सभी अपने लिए इस प्रकार के दस्तावेज नहीं बता सकते और दस्तावेज नहीं दिखा सकते। तो ऐसी स्थिति में माना गया कि लगभग 2 करोड़ लोग बिहार के इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाएंगे, मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से विवाद काफी लंबा गहरा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने विवाद को इस रूप में भी समझा कि जिस समय ये सारा काम किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। दरअसल वर्तमान में मानसून चल रहा है और मानसून के समय बिहार की अधिकांश नदियां अपने उफान पर हैं। अब जब उफान पे हैं तो ऐसी स्थिति में अब आपस में संपर्क टूटा हुआ है, प्रक्रियाओं का पूरा नहीं किया जा सकता और लॉजिस्टिक समस्याएं भी बिहार में बहुत हो रही हैं। तो इस कारण से भी इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय को क्रिटिसाइज किया। अब यहाँ इस पूरे के पूरे क्रिटिसिज्म के बीच में सबसे अधिक विवाद का विषय जो बना है वो ये बना है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्हें इलेक्टोरल रोल में शामिल कैसे किया जाएगा, या फिर पूरी तैयारी कर ली है इलेक्शन कमीशन ने उन सभी लोगों को मतदान की प्रक्रिया से बाहर करने की।
अब इसी के तहत ये जो प्रश्न चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, हमने देखा कि एक नए मामला हम लोग के सामने आया, और जो नया मामला हमारे सामने आया है वो नया मामला यही कह रहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने एक नए दिशा निर्देश जारी करते हुए ये बताया है कि देखिए, जिन लोगों के पास बिहार में 11 डॉक्यूमेंट्स के सेट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस मामले में उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, ये निर्णय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लेना होगा। तो हमारी न्यूज का टाइटल भी यही है, बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एम्पावर्ड टू डिसाइड वोटर इंक्लूजन इन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन लोगों को इलेक्टोरल रोल में शामिल करने का अंतिम निर्णय अब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के हाथ में ही है। अब इस दौरान इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किस प्रकार से निर्णय लेंगे और क्या होगी प्रक्रिया, और कैसे वो लोग जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो भी बिहार के मतदाता बन सकते हैं, इस प्रक्रिया को समझना होगा। तो आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को भली भांति। तो देखिए, फिलहाल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं के पास दस्तावेज नहीं है, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने का निर्णय अधिकार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को दिया गया है। तो ये जो निर्णय लेने का अधिकार है वो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास है। हालांकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ये भी बताते हैं कि शुरुआती पहले 15 दिनों में कुल 4,53,89,881 गणना फॉर्म प्राप्त हुए। यानी कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट है या फिर जिन लोगों का नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में था, उसके आधार पर अब तक इतने फॉर्म प्राप्त किए जा चुके हैं। लेकिन बिहार के कुल मतदाता लगभग 4.9 करोड़ है, और ऐसी स्थिति में जितने फॉर्म प्राप्त हुए हैं वो अभी तक लगभग 57.48% ही है। यानी कि अभी भी बिहार का एक बड़ा जनसमूह अपने लिए फॉर्म दर्ज नहीं करा पाया। और एक चिंता यहाँ यही बनी हुई है सभी की, क्योंकि 31 जुलाई इस कार्य के लिए अंतिम तिथि है, क्योंकि 1 अगस्त को हम देखते हैं कि शुरुआती तौर पर इलेक्टोरल रोल जारी भी किया जाएगा। ठीक है, तो 1 अगस्त को शुरुआती तौर पे जारी किया जाएगा, हालांकि बाद में उसको ठीक किया जाएगा, वो अंतिम नहीं होगा। बट उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि 31 जुलाई लास्ट डेट बताई गई है फॉर्म को जमा करने की। अब इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि भाई निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एक ऐसा नाम हो गया है जो बहुत अधिक चर्चा में है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी है कौन। तो देखिए, दरअसल निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B के तहत की जाती है। अब ऐसी स्थिति में यह समझ लीजिए कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सिविल सेवा या राजस्व अधिकारी ही होता है। ठीक है, तो इनके जो पद नाम होते हैं, उनके पदनामों के अकॉर्डिंग ही किसी व्यक्ति को जिसके पास में किसी विशेष क्षेत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी है, उन व्यक्तियों में से जिसके पास भी इस प्रकार कार्य आता है उसको ही ERO के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो सिविल सेवा या राजस्व अधिकारी को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ERO के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये भी समझने वाली बात है यहाँ पर कि बिहार में ERO बिहार प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी होते हैं, और वरिष्ठ उप संहर्ता या उसके ऊपर के पद पर ये व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं। तो बिहार की स्थिति यही है जो आपको समझनी है। अगर आपको रजिस्टर करवाना है खुद को तो इस प्रकार से आप करवा भी सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये वाली बात भी ध्यान रखें कि GS पेपर 2 के हिसाब से ये बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इस हिसाब से ही पढ़िएगा प्रॉपर सभी चीज़ों को। अब इसके अलावा संबंधित तथ्यों में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए संबंधित तथ्यों में ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल अब जो ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, अब इनको सारी की सारी जिम्मेदारी तो दे दी गई है कि ठीक है, आपको ही करवाना है रजिस्टर उन लोगों को जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है। बट क्या ये अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं? इसके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये कह दिया गया है कि देखिए, सत्यापन तो ये कर सकते हैं, लेकिन सत्यापन के लिए अब दरअसल यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि आपको बूथ स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट और ग्राम प्रधानों या परिवारों के प्रमाण पत्रों पर आधारित निर्णय लेना है। यानी कि आपका जो निर्णय होगा वो आधारहीन नहीं होना चाहिए। आपको जो निर्णय लेना है वो निर्णय किसी ना किसी आधार पर लेना होगा। या तो आप क्षेत्रीय सत्यापन करा सकते हैं, जिस एरिया का जो व्यक्ति है इसको शामिल किया जाना है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसके एरिया के लोगों से बातचीत कीजिए, जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, कितने समय से जानते हैं, कब से रह रहे हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों की आप बातचीत कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल की स्थिति आपको समझनी है, निवास की स्थिति समझनी है। इसके अलावा BLO होते हैं हर एरिया में, तो आप BLO से रिपोर्ट मांग सकते हैं कि जी आपका इस व्यक्ति पे क्या मानना है, क्या ये बिहार के ही निवासी हैं या ये नहीं, और निवासी है तो कितने लंबे समय से निवासी हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधान भी होते हैं, तो ग्राम प्रधान भी इस मामले में रिपोर्ट सौंप सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि परिवारों के प्रमाण पत्र भी होते हैं, तो उस आधार पर भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ स्थिति बताई गई है जिसके आधार पर जो ऑफिसर हैं वो ऑफिसर निर्णय ले सकते हैं।
इस दौरान यह बताया गया कि देखिए दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में माता पिता या सरपंच में से किसी एक की शपथ या प्रतिज्ञान और यहां तक कि बूथ लेवल अधिकारी जिसको बीएलओ कहते हैं उसके द्वारा की गई प्रत्यक्ष जांच भी आयु प्रमाण के रूप में काम कर सकती है। तो आयु प्रमाण के रूप में काम करवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो माता पिता से ले सकते हैं हम लोग कोई भी शपथ या प्रतिज्ञान, या फिर हम सरपंच साहब से भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी जो जिम्मेदारी लेना चाहे वो ले सकता है और वो बता सकता है कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की है, ये सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो भी अपनी जांच के आधार पर आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं कि ठीक है जी हम स्वीकारते हैं व्यक्ति 18+ है। तो ये भी एक और मार्ग है जहां से व्यक्ति खुद को शामिल कर सकते हैं सूची में। तो पता लग गया कि भाई देखो जो अलग अलग तरीके हैं, क्षेत्रीय सत्यापन, बूथ स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट, ग्राम प्रधानों या परिवारों के प्रमाण पत्र, ये एक अल्टीमेट मामला है, यानी कि इसमें से कोई भी विकल्प ले सकते हैं। लेकिन माता पिता या सरपंच किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे या फिर बीएलओ किस प्रकार से आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं वो हमें यहाँ पता चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी समझिए कि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी निवास प्रमाण स्थापित करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो तरीका मैंने आपको बताया क्षेत्रीय सत्यापन का, बूथ स्तरीय अधिकारियों का या ग्राम प्रधान या परिवार के प्रमाण पत्रों का, वो कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है कि माता पिता क्या कर सकते हैं, सरपंच क्या कर सकते हैं, बीएलओ क्या कर सकते हैं, या फिर आप सीधा स्थानीय स्तर पर जाइए और स्तर पर आकर के आप सीधा पूछताछ कर लीजिए, यहाँ से भी आपको चीजें पता लग जाएंगी। हालांकि अभी वर्तमान में मामला ये है कि पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया की जाएगी 1 अगस्त के बाद ही। कब की जाएगी? 1 अगस्त के बाद ही की जा सकती है, 1 अगस्त से पहले नहीं की जा सकती है। दरअसल जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के अनुसार 31 जुलाई लास्ट डेट है फिलहाल इन सभी फॉर्म्स को जमा करने की। अब 31 जुलाई की डेट जो लास्ट डेट है आप लोग को मैंने जस्ट अभी बताया, तो इस लास्ट डेट के बाद क्या होगा कि इस लास्ट डेट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि पहले इलेक्शन कमीशन एक ड्राफ्ट रोल अपलोड करेगा, यानी कि एक ड्राफ्ट रोल आ जाएगा जिसमें पता लगेगा कि किन किन का नाम शामिल हो रहा है, जिन जिन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और वैलिड माने गए हैं। अब जितने लोगों का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आ गया, ये शुरुआती स्थिति है। अब दरअसल उन लोगों के ऊपर नजर डाली जाएगी जिन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं आ पाया, या तो डॉक्यूमेंट की कमी रही है, जो डिले रहा है, उन सभी चीजों को समझा जाएगा। तो अब ये जो काम करना है इलेक्टोरल रोल के लिए डिसीजन लेने का, अब ये 1 अगस्त के बाद शुरू होगा और किसी भी प्रक्रिया को अपना करके यहाँ पर जो ऑफिसर साहब हैं वो ऑफिसर साहब अंतिम निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो अंतिम निर्णय इसी आधार पर लेंगे। तो फिलहाल 1 अगस्त के बाद ही इन मामलों को निपटाने के लिए योजना बनाई जा रही है कि किस प्रकार से पूरा का पूरा काम चलेगा। और यह समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में जहां किसी मतदाता के पास SSIR यानी कि जो हमारे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया है उसके लिए सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, उन्हीं के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अंत में निर्णय जो होगा वो जो हमारे जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उन्हीं का ही होगा। तो 11 दस्तावेजों में से एक भी होगा तो वो शामिल हो सकता है, लेकिन जिसका 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है उस व्यक्ति के लिए ये बड़ा प्रश्न है कि वो कैसे खुद को बिहार का एक मतदाता बनाए और वो कैसे खुद की स्थिति को आगे बढ़ाए। हालांकि आप लोगों को लगा होगा कि सर बता रहे हैं कि 11 दस्तावेजों की बात है, तो 11 दस्तावेजों की बात तो बहुत आसान है, 11 में से कोई एक दस्तावेज तो होगा ना। बट देखिए यहाँ थोड़ी समस्या ये हो गई है कि इलेक्टोरल रोल में इस प्रकार से नाम शामिल करने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तो पूरा साइडलाइन ही कर दिया है जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हम लोग आजकल अपनी जेब में लेके चलते हैं। आधार कार्ड मना कर दिया गया है कि यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा आपके निवास प्रमाण के रूप में या फिर बाकी और चीजों में, यानी कि आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी जो खुद इलेक्शन कमीशन जारी करता है उसने मना कर दिया कि मैं इसको भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा किसानों से जुड़े कुछ कार्डों के मामले में भी मना कर दिया कि उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी वजह से राज्य में समस्याएं अधिक हो गई हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो यहां पर स्वीकार किए जा रहे हैं डेट प्रूफ के, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में या फिर डोमिसाइल प्रूफ के रूप में या निवास प्रमाण के रूप में। तो देखिए सबसे पहला इसमें जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र जिसके पास होगा उसका वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट है तो उससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट सबके पास हो और सबके पास पासपोर्ट होता भी नहीं है। मैट्रिकुलेशन या फिर उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, तो देखिए आप अपनी 10th क्लास का प्रमाण पत्र रख सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई और हायर एजुकेशन का आपके पास में हाई एजुकेशन का कोई और अगर सर्टिफिकेट हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और ये समझिए कि अभी तक जितने भी फॉर्म जमा हुए हैं ना इलेक्शन कमीशन के पास में, यहाँ पर नाम शामिल करने के मामले में सबसे अधिक लोगों ने अपना स्कूल सर्टिफिकेट ही जमा करवाया है।
ठीक है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी पहचान या पेंशन आदेश को भी आप यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता देते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसको हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। वन अधिकारी प्रमाण पत्र को भी यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे एसटी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का, उसको स्वीकार किया जा रहा है। अगर आपके पास एनआरसी दस्तावेज है, अगर आपके यहाँ पर लागू है और एनआरसी दस्तावेज भी है, तो उस स्थिति में उसको स्वीकार लिया जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार रजिस्टर के तहत पे भी आपको यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। भूमि या मकान आवंटन का कोई प्रमाण पत्र है तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 1987 से पहले के सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान दस्तावेज होगा तो उसको भी शामिल किया जाएगा। तो ये वो 11 दस्तावेजों का सेट है जिसमें से किसी भी एक दस्तावेज को आप आधार बना करके अपना नाम शामिल करा सकते हैं इस वोटर्स लिस्ट में। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारे बड़े और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माने आते हैं, जैसे कि हम लोग आधार कार्ड को आजकल सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, वोटर आईडी को हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, डेट के प्रूफ के रूप में हम लोग पैन कार्ड को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। इस पर एड्रेस तो नहीं शो होता लेकिन फिर भी डेट के प्रूफ तो दिखता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं किसानों के लिए बहुत सारे किसान कार्ड्स बने हुए हैं, उनको भी स्वीकारा नहीं जा रहा। तो जो एक बड़ी संख्या में हम लोग सामान्य तौर पर रखते हैं अपने पास, उनको नहीं स्वीकारा गया है, लेकिन उसके अलावा जो और लिस्ट दी गई है वो लिस्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि वैसे तो 11 दस्तावेज हैं, लेकिन 11 में से कोई एक भी ना हो किसी के पास, उस स्थिति में फिर अब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जिम्मेदार बना दिया गया है कि भाई आप 1 अगस्त के बाद से प्रक्रिया शुरू कर लीजिएगा और उसके बाद इन लोगों पर विचार कीजिएगा कि इनके साथ में क्या किया जाए, इनको शामिल किया जाए नहीं किया जाए। तो कैसे शामिल किया जाएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आगे की भी अंतिम प्रक्रिया किस प्रकार से पालन किया जाएगा यहाँ पर, उसको भी आप समझिए। तो जिनके पास 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उन लोगों के लिए है ये। अब इस दौरान बीएलओ का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। तो बीएलओ ने पहले ही क्या कर दिया कि कार्यवाही शुरू करवा दी है लोगों के लिए। अब दरअसल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप कुछ डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र तो हो सकता है कि बाद में आपको नहीं मिले, पासपोर्ट लेने के लिए समय लगेगा। अब मैट्रिकुलेशन या हाई एजुकेशन का प्रमाण पत्र जिन्होंने पढ़ाई की होगी वो लोग ले सकते हैं, जिनकी पढ़ाई भी नहीं हुई वो लोग इसको भी नहीं ले सकते। अब यहाँ से भी आप बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। ये समय के आधार पर आपको बाहर कर दे रहा है क्योंकि भाई समय जो है वो 31 जुलाई तक का ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी बाहर हो गए। तो देखिए कैसे कैसे लोग बाहर हो जा रहे हैं। सरकार द्वारा जारी पहचान या पेंशन आदेश, तो पहचान या पेंशन के लिए आदेश जो है, पहचान पत्र तो जो खास है वो तो अपने मना कर दिए। पेंशन जरूरी थोड़ी है कि सबको मिल रही होगी, तो यहाँ से भी लोग बाहर हो जा रहे हैं। सब लोगों में से बिहार में क्या है कि बहुत लोगों ने बनवाया हुआ है डोमिसाइल, तो उन लोग को लाभ हो रहा है। जिनका डोमिसाइल नहीं है वो लोग यहाँ पर इस प्रकार से बाहर हो जा रहे हैं। वन अधिकारी जरूरी नहीं है कि सबको प्रमाण पत्र दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी पर्टिकुलर कास्ट से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी। अब जो लोग एससी एसटी या ओबीसी में हैं वो तो वही डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, और जरूरी नहीं है कि हर एससी एसटी या ओबीसी के तहत आने वाले व्यक्ति के पास सर्टिफिकेट भी हो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि वो एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो गवर्नमेंट उनको कंसीडर नहीं करती कि आप कैटेगरी में। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट होगा वो कैटेगरी में कंसीडर होंगे, जो उनका नहीं है वो कैटेगरी में अकाउंट नहीं होंगे। और इसके अलावा जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो भाई कुछ होता ही नहीं है, तो अभी उनको भी रजिस्टर करवाना खुद को। जरूरी नहीं है कि एनआरसी डॉक्यूमेंट आपके पास में हो, आप यहाँ भी बाहर हो गए। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार रजिस्टर जरूरी नहीं है कि होगा, और सब लोग को समझ भी नहीं है इसकी। भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र, अब जिनको मिला होगा उनके लिए ठीक, जो प्रवासी हैं जो किराएदार हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कत परेशानी है, पर वो यहाँ पर स्थायी रूप से में से रह रहे हैं। और 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट की स्थिति तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आपने बहुत पहले का डॉक्यूमेंट मांग लिया है, लगभग 40 साल पहले का डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, है ना। अब इतना पुराना डॉक्यूमेंट जो है वो आप मांग के चल रहे हैं, तो स्थिति में बड़ा गंभीर मामला हो गया। तो क्या है ना, 13 उधर और 25 इधर, तो 38 साल लगभग, ठीक है। तो ये जो स्थिति है डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट की स्थिति बहुत पुरानी है। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रॉपर चीजें इसके बारे में पता हो या प्रॉपर नहीं हो चीजें उसके पास में ना, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। तो इस वजह से लोग जो है एलिमिनेट हो जा रहे हैं। अब आज के समय में लोगों के पास सामान्य तौर पर डॉक्यूमेंट क्या होता है, आधार कार्ड होता है, सबके पास मिल जाएगा आपके पास में। किसानों के पास किसान कार्ड भी है क्योंकि लाभ बहुत सारे मिल रहे हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, तो अब अंतिम विकल्प का पालन कैसे होगा। तो देखिए फिलहाल जो बीएलओ है, बीएलओ ने बहुत सारे लोगों को ये कह दिया है कि आप डोमिसाइल ले लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को डोमिसाइल लेने के लिए बोल दिया है कि भाई एक काम करो, निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दो, जल्दी आ जाएगा। तहसीलदारों से बोल दीजिएगा या स्थानीय राजस्व अधिकारियों से बोल दीजिएगा। जब आपको ये मिल जाएगा तो आपकी स्थिति थोड़ी पुख्ता हो जाएगी और आप खुद को रजिस्टर कराने के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये कि बाकी और परेशानियां आपको ना हो। तो बीएलओ मदद कर रहे हो, बीएलओ डोमिसाइल के लिए बोल दिया क्योंकि डोमिसाइल प्राप्त करना थोड़ा सा ईजी है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट बाकी और है तो उनके मामले में डोमिसाइल आप ले सकते हैं और कम समय में आपको मिल जाएगा। बट डोमिसाइल के मामले में एक विवाद खड़ा होता है, और डोमिसाइल के लिए विवाद ये होता है कि डोमिसाइल आपका एज या फिर बर्थ का प्रूफ नहीं हो सकता। यानी कि डोमिसाइल आपके लिए ये तो बता सकता है कि आप राज्य के अंदर निवासी हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आपकी एज क्या है। अब किसी व्यक्ति के लिए मान लीजिए कि उसका निवास पुख्ता हो गया,
उसके लिए ये तो मान लिया गया कि वो बिहार का ही निवासी है, लेकिन वो बिहार का निवासी 18 वर्ष से ऊपर का है या नहीं। अब इसको कैसे कंसीडर किया जाए? तो सबसे पहले जो इशू है वो इशू इस बात का है कि भाई आप बिहार के निवासी हैं या नहीं है। तो निवासी होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपकी आयु का प्रमाण क्या है, आप उसको भी दर्ज करें। अब मान लीजिए कि निवासी हैं, मान लिया गया, डोमिसाइल आपको मिल गया, बट अब इसके बाद व्यक्ति की उम्र नहीं पता लग रही है, तो उम्र के मामले में क्या किया जाए? तो देखिए, उम्र के मामले में अब यहां जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमारे यहां पर ऑफिसर साहब है, ठीक है, जो यहाँ पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर साहब हैं, उनको बोल दिया गया है कि मान लीजिए कि डोमिसाइल मिल जाता है, तो डोमिसाइल मिल जाने के बाद एज का मामला फंसेगा। तो एज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पंचायत प्रमुखों को यहाँ शामिल कर सकते हैं, फिर बीएलओ को शामिल कर सकते हैं। पंचायत प्रमुखों से या बीएलओ से आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति की उम्र के सत्यापन या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए। अगर ये लोग जो होते हैं ये स्थानीय लोग होते हैं, तो इसलिए बोला गया कि ये स्थानीय लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो इन सब चीज़ों को पूछ लीजिएगा, ये लोग आपको सत्यापित करवा देंगे कि क्या सही मामला और क्या सही मामला नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहां से भी सत्यापन का मामला आपका आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आपको क्या करना है? तो यह समझ लीजिए कि निवास स्थान और जन्म तिथि के अन्य प्रमाण अगर व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता या फिर ग्राम मुखिया जो है वो जिम्मेदारी ले सकते हैं और वो प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि एज के लिए और प्लेस के लिए वेरीफाई करवाने के लिए क्या अलग अलग स्थिति यहाँ पर बताई गई। तो बीएलओ को बोल दिया गया कि ठीक है भाई, आप भी वेरीफाई करा सकते हैं, माता पिता या ग्राम प्रमुख भी यहाँ पर जिम्मेदारी ले सकते हैं और एज और प्लेस ऑफ बर्थ या फिर निवास का मामला जो है उसको वेरीफाई वो करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि डोमिसाइल आ भी गया और डोमिसाइल आने के बाद यानी कि डोमिसाइल प्रूफ कर दिया, यानी कि समझ लीजिए कि हर एक स्तर पर यह तो स्वीकार लिया गया कि व्यक्ति तो निवासी है, हम ये कंसीडर करते हैं व्यक्ति निवासी है, लेकिन मान लीजिए कि अंत में अब आयु का मामला फंस गया है कि आयु के मामले में अब व्यक्ति का क्या किया जाए। तो आयु की स्थिति में यह समझ लीजिए कि सीधे तौर पर अब फिलहाल ये कह दिया गया है कि आयु के तौर पर व्यक्ति का जो मामला है वो मामला स्वीकारा जाएगा भौतिक सत्यापन के आधार पर। अब ये समझ लीजिए कि अब व्यक्ति को निवास के रूप में स्वीकार लिया गया, पर अब उम्र क्या है व्यक्ति की ये हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, और उम्र के मामले में माता पिता भी नहीं ठीक से बता पा रहे हैं, ग्राम के मुखिया भी नहीं बता पा रहे हैं, बीएलओ भी नहीं बता पा रहे हैं, पंचायत प्रमुख भी नहीं बता पा रहे हैं, कोई नहीं बता पा रहा है। सब लोगों को कंफ्यूजन है कि व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है या नहीं है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्या होता है कि जन्म को लिए उन्हें पता नहीं होता कि क्या एग्जैक्ट तिथि है। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली के 2 दिन बाद हुआ था, कुछ लोग कहते हैं होली के 4 दिन पहले हुआ था, कुछ लोग कह देते हैं कि व्यक्ति का जन्म जो था ये जन्म रक्षाबंधन वाले दिन ही हुआ था। अब यहाँ पर परेशानी हो जाती है कि डेट क्या रहे और ईयर क्या रहे, बड़ी कंफ्यूजन होती है इस मामले में भी, और कई लोगों को ये जीवन भर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सीधे तौर पर अब फिलहाल यहाँ कह दिया गया है कि भाई जिन लोगों के मामले में ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा कि भाई उनकी एज क्या है, तो भौतिक सत्यापन किया जाएगा और भौतिक सत्यापन के आधार पर पता कर लिया जाएगा कि 18 वर्ष का है या नहीं है। हालांकि भौतिक सत्यापन से ये तो पता नहीं चलता कि व्यक्ति की एग्जैक्ट एज क्या है, लेकिन ये तो पता चल सकता है कि व्यक्ति मैच्योर है या नहीं है, आप इतना कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक सत्यापन करवा लिया जाएगा और मतदान योग्य आयु का पता लगा लिया जाएगा है या नहीं है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है फिलहाल। तो जितने लोगों को समस्या आ रही है, जितने लोगों को परेशानियां आ रही है, उनको आप टेंशन नहीं लेनी है, बस इस प्रक्रिया का पालन करके आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज करवा सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, बाकी लोगों तक शेयर जरूर करनी है, और कितने लोगों को लग रहा है कि ये चीजें अच्छी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और मदद होगी, कमेंट में जरूर बताना आप लोग की क्या राय है और बिहार का क्या माहौल इस समय बना हुआ है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की, क्योंकि लास्ट डेट एडमिशन की 15 जुलाई है, और ये समझिए कि P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा 3 अलग अलग ईयर के लिए चल रहा है। 2026 वालों के लिए अलग बैच चल रहा है, 27 वालों के लिए अलग बैच चल रहा है, 28 वालों के लिए बैच अलग चल रहा है। ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के आधार पर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये समझिए कि आप सभी के लिए फिलहाल स्थिति खास है, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं भी मिलती है, प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, इसके अलावा 18+ बुक्स भी आप लोग को दी जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी इसमें होती है, जहां आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बनाते हैं और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड की जाती है, जहां आप लोग का जो पूरी तरह से टेस्ट होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, आप इवैल्यूएट भी खुद को कर पाते हैं। और जो टेस्ट जो हमारे बैचेस में एनरोल रहते हैं वो लोग मंथली टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको 11,000 का प्राइज दिया जाता है जो टॉप परफॉर्मर होता है। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो पूरी फीस भी आपकी वापस कर दी जाती है। तो ये समझिए कि फिलहाल अब तक की सबसे कम कीमत पर आपको बैचेस मिल रहे हैं और सीमित समय के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। तो जल्दी से कीजिए ऑफर को अवेल, और आपको ये जो डिस्काउंट पे फिलहाल गोल्ड बैच मिल रहा है 9,999 पे मिल रहा है, तो इसके लिए आपको KL लाइव कोड यूज करना पड़ेगा। आप KL लाइव कोड यूज करेंगे तब जाकर आपको ये बैच 9,999 में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो एनरोल कीजिए आज ही। और इसके अलावा आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। सर्च कीजिए यूजर नेम, आपको मैं मिल जाऊंगा और आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा QR कोड स्कैन कर सकते हैं,
ताकि आपको फाइल्स मिले और आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और बाकी सभी चीज़ों की अपडेट भी प्राप्त कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। सेशन इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर जरूर करना, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताएं और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।